हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सुमित एंड आज हम लेकर आए हैं हमारी ब्रह्मास्त्र सीरीज का नेक्स्ट वीडियो। और आज का जो वीडियो होने वाला है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक तरह से कहा जाए तो रियल मायने में आपकी ऑर्गेनिक जो है उसके जितने भी आप रिएक्शंस पढ़ते हैं उनके जो सारे मैकेनिज्म्स हैं वो सारे इन बेसिक कंसेप्ट्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। और आपके जेई नीट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो इन कंसेप्ट से रिलेटेड बहुत आते ही आते हैं। ठीक है ना, तो इसलिए आपके ये बेसिक कंसेप्ट बहुत क्लियर होने चाहिए जिसके बिहाफ पे आप आगे जितने मैकेनिज्म वगैरह उनको इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज्यादा टाइम लगाते हुए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। आज पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नाम से समझ में आ रहा होगा। देखो, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब भी आपको पता है। डिस्प्लेसमेंट मतलब मूवमेंट है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मींस इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेस करना है। अब वो किस किस तरीके से कर सकते हैं या कौन से फैक्टर हैं जो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वो फैक्टर्स यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, और हमारा दूसरा एक और हमने नाम सुना हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, और उसके बाद हमारा आता है रेजोनेंस, और उसके बाद आता है हमारा हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं चारों की चारों। अगर ये चारों आपके अच्छे से इनकी बेसिक्स क्लियर हैं देन आप जितने भी मैकेनिज्म वगैरह होंगी, रिएक्शंस वगैरह होंगी, उसमें धमाल कर दोगे आप लोग। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला हम उठाते हैं आज के लिए, हमारा सबसे मेन है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, तो बाकी को हटा देते हैं। व्हाट इज इंडक्टिव इफेक्ट? तो इंडक्टिव इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। अब इंडक्टिव इफेक्ट होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। पहली चीज ये है कि इट इज परमानेंट इफेक्ट। ये कैसा इफेक्ट है? ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ये किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर है आए, मतलब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर परमानेंट रहेगा जब तक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है। दूसरी चीज, इट ऑपरेट्स इन सिग्मा सिग्मा बॉन्डेड जो कंपाउंड होंगे उनके अंदर ऑपरेट होगा। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ऑपरेट होता है। अब होगा कैसे सिग्मा बॉन्ड वालों में? जैसे कोई भी मेरे पास कार्बन का कंपाउंड है, लेट्स सपोज ये हम मान लेते हैं। ठीक है, यहां पर ऐसे इसको मान लेते हैं। ठीक है, मेरे पास एक एक्स एटम लगा हुआ है कार्बन के साथ, ये इनके बीच में जो बॉन्ड है दैट इज सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड हमारा सिग्मा बॉन्ड होता है। अब ये जो एक्स एटम हमारा लगा हुआ है, एलिमेंट जो हमारा लगा हुआ है, इसकी दो प्रॉपर्टी के ऊपर बात है। अगर ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हमारा एक्स एलिमेंट हुआ, तो क्या करेगा ये? देखो, अगर एक्स एलिमेंट इससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ तो हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ये होता है कि वो दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट। ठीक है ना, तो अपनी तरफ खींचेगा ये। तो ये इसके इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? जो खींचेगा, जो अपने पास लेगा उसके ऊपर पार्शियली, क्योंकि ये खींच रहा है ना कि बॉन्ड को तोड़ रहा है, उखाड़ नहीं रहा, तो उस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, और ऐसे ही इस पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आएगा। ठीक है, तो आपने पहली चीज पढ़ी है परमानेंट इफेक्ट है, जब तक ये कंपाउंड रहेगा तब तक ये इफेक्ट रहेगा, बॉन्ड खिंचता रहेगा। दूसरी चीज, इट ऑपरेट्स इन सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड जहां होंगे वहां ये ऑपरेट होगा। अब यहां पर हम क्या समझ रहे हैं कि अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्स एटम की इससे ज्यादा हुई तो क्या होगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ खींचेंगे, और कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींचना ही क्या कहलाता है? इंडक्टिव इफेक्ट। इंड्यूस हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स डिस्प्लेस कर रहे हैं, अपनी जगह से खींचे जा रहे हैं, इंड्यूस हो रहे हैं। अब उनके खींचने की वजह से इनके ऊपर एक इफेक्ट, मतलब चार्ज जनरेट हो रहा है, मतलब ये पोलर इन नेचर हो रहे हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, अगर आप देखोगे तो इनके बीच में जो मतलब इलेक्ट्रॉन की खींचा खींची है उसको नेग्लेक्ट माना जाता है, जीरो माना जाता है लगभग। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमेशा वो दो ही तरह के कार्बन, दो ही तरह के एटम लेंगे। एक वो जिनकी कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो, एक वो जिनकी कार्बन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक है ना, अब यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी? कार्बन की ज्यादा है। अब अगर कार्बन की ज्यादा है, ठीक है,
एग्जांपल ले लेते हैं हम कुछ भी छोटा मोटा, ठीक है। कार्बन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है दूसरे से, जैसे मिथाइल ग्रुप वगैरह लगा रखे हैं हमने, ठीक है, तो क्या करेगा, अब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं और यहाँ पर कार्बन से बाहर दूर इलेक्ट्रॉन जा रहे थे और यहाँ कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो दो कंडीशन है, तो ये आई इफेक्ट भी, जो इंडक्टिव इफेक्ट को हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं हम आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट को। और ये इफेक्ट इन दो कंडीशंस की वजह से हमारे पास दो तरीके का आ गया। अगर इस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा हुई तो उसको कहते हैं हम माइनस आई। क्यों? कार्बन से दूर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, कार्बन चेन से बाहर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। अगर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, कार्बन के टूवर्ड, कार्बन चेन में आ रहे हैं, तो आप वहां समझ जाइए वो प्लस आई इफेक्ट। इट मींस आई इफेक्ट आपका दो टाइप का हो गया, एक माइनस आई और एक प्लस आई। अच्छा, अब और खास बात पढ़ते हैं इसके बारे में, और इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ लेते हैं। there is no need of any reagent। इस इफेक्ट के लिए किसी भी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है। हमें इस मतलब अगर हमें ये पता लगाना है कि उसमें आई इफेक्ट कौन सा है, उसकी रिएक्टिविटी वगैरह ये सारी चीजें, तो उसमें उसके लिए कोई रिएजेंट का होना जरूरी नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, ठीक है। और खास बात क्या होती है, और खास बात यह है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा, जो कार्बन से अटैच एटम है उससे जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, वैसे वैसे ये जो इफेक्ट है, आई इफेक्ट जो है, ये देखो क्या हो रहा है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है और आई इफेक्ट डिक्रीज हो रहा है। क्या मतलब, क्या है इसका मतलब ये है, जैसे मेरे पास ये कंपाउंड है, मान लो यहाँ पे मैंने क्लोरीन लगाया। क्लोरीन हमें पता है कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा। इस पे डेल नेगेटिव, इस पे डेल पॉजिटिव। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं तो भैया उसके साथ जो जुड़ा हुआ है उसके भी थोड़े तो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, तो इस पे डेल डेल पॉजिटिव, पर इससे कम खींचेंगे। तो इस वाले के खींच रहे हैं तो भैया धक्का इधर भी लगेगा, डेल डेल पॉजिटिव और डेल 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 पॉजिटिव। अब ये इतना छोटा हो गया है, इतना ज्यादा छोटा, मतलब ये जो इफेक्ट है बहुत ही कम हो जाएगा। लगभग 4 कार्बन के बाद ये इफेक्ट काम ही करना बंद कर देता है, लगभग ना के समान हो जाता है, ठीक है ना। सिंपल सी बात है, एक लाइन में 4 बंदे लगे हुए थे, सबसे ज्यादा हाथ पे जोर जो खींच रहा होगा किसके पड़ेगा, जो सबसे आगे होगा, फिर उसके पीछे वाले पे, फिर तीसरे वाले पे, फिर चौथे वाले पे। सबसे कम इफेक्ट मतलब धक्का सबसे ज्यादा खींचने का किस पे है, आगे वाले पे है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो चार्ज खींचेगा किसका, आगे वाले का, उससे कम पीछे, उससे कम, वो 4 कार्बन के बाद तो ये इफेक्ट दिखना ही बंद हो जाता है। इट मीन जैसे जैसे देखो डिस्टेंस बढ़ता जा रहा है, आई इफेक्ट उतना ही कम होता जा रहा है, लगभग ना के समान हो जाता है एक टाइम पर जाकर के। तो ये चीजें क्लियर हो गई कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। इंडक्टिव इफेक्ट के लिए कंडीशन सबसे पहली ये है कि जो भी कार्बन के साथ, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ एक्स एटम लगेगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो उससे ज्यादा होनी चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी, ये परमानेंट इफेक्ट है, जब तक कंपाउंड है तब तक रहेगा, सिग्मा बॉन्ड के अंदर ही ऑपरेट होगा, पाई बॉन्ड में नहीं लगाना आपको, यहाँ किसी रिएजेंट की आवश्यकता नहीं है। और जैसे जैसे कार्बन का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इफेक्ट अपना असर कम दिखाता जाएगा, ठीक है। अब इतना हमें ये बेसिक तो क्लियर हो। और ये दो तरह का होता है, माइनस आई और प्लस आई, ठीक है। अब ये काम कहां कहां आ सकता है, इसके लिए हम इसकी देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशन। इट मींस इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं और इसकी बेसिक समझते हैं कि वो कहां कहां अप्लाई हो सकता है। देखिए अब शुरू करते हैं हम इसकी एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन कहां कहां होगी। सबसे पहला जो एप्लीकेशन हम यूज करने वाले हैं, हम करने वाले हैं कार्बोकैटायन, कार्बोएनायन एंड फ्री रेडिकल जो हैं, इनकी स्टेबिलिटी को बताने के लिए। कैसे? पहली चीज, कार्बोकैटायन और कार्बोनायन और फ्री रेडिकल होते क्या हैं। सिंपल सा एक मैं आपको छोटी सी चीज बताना चाहता हूं। क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, क्लीवेज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड टूटता किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। देखिए मेरे पास ये है CH3CF, इसका दो तरीके से बॉन्ड टूट सकता है। दो तरीके से कैसे? एक है होमोलाइटिक क्लीवेज और एक है हेट्रोलाइटिक। नाम से पता चल रहा है, होमो मीन्स सेम, एक जैसा, होमो मीन्स सेम एक जैसा टूटेगा। जैसे CH3Cl है मेरे पास, तो इनके बीच में 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर होकर वो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हैं। होमो मतलब एक जैसा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जो इसका था वो चला गया, एक इसका इलेक्ट्रॉन जो इसके पास है वो इसके पास चला गया, ठीक है।
तो ये बाद में टूटने के बाद क्या बन गए, एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक और इलेक्ट्रॉन इसके पास। ऐसी स्पीशीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल। ठीक है। अब हेट्रोलाइटिक मतलब जो एक जैसा ना हो, इट मीन्स किसी एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम। तो ये पूरा का पूरा बॉन्ड जो है, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, वो पूरा का पूरा बॉन्ड उखाड़ लेता है। अब ये उखाड़ लिया तो भैया मिथाइल ग्रुप के पास कम हुए गए, इलेक्ट्रॉन कम हो गए तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और क्लोरीन के पास ज्यादा चले गए तो इसके पास नेगेटिव चार्ज आ गया। तो जो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं इनको कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, और जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं इन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफाइल। एन से नेगेटिव, एन से न्यूक्लियोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल जो कार्बन के ऊपर ऐसे पॉजिटिव चार्ज आता है, दैट इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, कार्बन के ऊपर ही अगर ये नेगेटिव चार्ज आ जाए, दैट इज कॉल्ड कार्बोएनायन। तो समझ में आ गया कार्बोकैटायन, कार्बोनैनो और ये फ्री रेडिकल होते क्या हैं। अब हमें इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर पता लगाना है, ये आखिर स्टेबिलिटी ऑर्डर होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, फटाफट से ये तो आपने नोट कर लिया होगा। अब इनकी स्टेबिलिटी देखते हैं कैसे। देखिए मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, स्टेबिलिटी अगर बतानी हो, देखो सिंपल सी बात है, जितनी भी चार्ज स्पीशीज होंगी, जिनके ऊपर चार्ज होगा, चार्ज स्पीशीज की स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड किस पे करेगी, चार्ज पे ही करेगी। तो चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज दिमाग में रखिएगा, तो आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि आखिर कहानी क्या है। ठीक है, ये चीज नोट कर ले। अब फटाफट से बढ़ते हैं कार्बोकैटायन के लिए स्टेबिलिटी को देखने के लिए। ठीक है, अब इसके अंदर देखिए क्या चार्ज बढ़ रहा है या घट रहा है। पहली चीज, कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, मिथाइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर मतलब देता है, इलेक्ट्रॉन देगा किसको, कार्बन को। इट मींस यहाँ पर क्या आ रहा है, कार्बन जो सेंट्रल कार्बन है इसके पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। पहली चीज तो ये बताओ, अगर कोई इलेक्ट्रॉन ले रहा है और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा या घटेगा। अगर इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। इट मीन्स अगर इस पे नेगेटिव बढ़ेगा तो पॉजिटिव अपने आप कम होगा। इट मीन्स चार्ज डिक्रीज हो रहा है यहाँ। ठीक है, लेस चार्ज है, लेस है तो मतलब स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। दूसरी कंडीशन पे आते हैं, इधर दो मिथाइल ग्रुप हैं इसको इलेक्ट्रॉन देने वाले, यहाँ पे कितने थे, 3। ठीक है, और यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। तो इट मीन्स इसके कंपैरिजन पे इस पे ज्यादा चार्ज होगा, मोर चार्ज होगा। और इस भाई साहब के पास तो सिर्फ एक ही मिथाइल है जो दे रहा है, मतलब इसका चार्ज डिक्रीज जो कर रहा है वो बहुत ही कम हो पा रहा है मिथाइल ग्रुप की वजह से, क्योंकि एक ही मिथाइल ग्रुप है। तो इस पे चार्ज इनके कंपैरिजन पे और ज्यादा होगा, मोस्ट, या फिर आप कह लो कि मोर हाईएस्ट चार्ज इसके पास होगा। हाईएस्ट चार्ज अगर इसके पास है तो लीस्ट स्टेबिलिटी होगी भैया इसके पास। क्यों, क्योंकि अभी मैंने आपको कहा जैसे जैसे चार्ज बढ़ेगा स्टेबिलिटी घटेगी। यहाँ सबसे कम पॉजिटिव चार्ज था तो मैक्सिमम स्टेबिलिटी, उसके बाद यहाँ पे कम था तो ये इसके कंपैरिजन में कम है पर उसके कंपैरिजन में ज्यादा स्टेबल है। तो अगर मैं देखूं तो ये कार्बोकैटायन कौन सा डिग्री है, 3 डिग्री, और ये है 2 डिग्री, और ये है 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ये चीज क्लियर चार्ज के बेसिस पे। अब मैं फटाफट से आपको कार्बन आयन का बता देता हूँ, इसी के अंदर क्या, इसमें कार्बन आयन के अंदर हम स्टेबिलिटी देखें तो देखो यहाँ पे अब ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इस पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज कर रहा होगा, बढ़ रहा होगा और ज्यादा, क्योंकि वो गेन कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स। तो मोर नेगेटिव चार्ज, चार्ज जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी स्टेबिलिटी कम। इसके कंपैरिजन पे इस पे कम नेगेटिव चार्ज, और सबसे कम नेगेटिव चार्ज किसके पास है, इसके पास। इट मींस अगर देखा जाए तो कार्बोकैटायन में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी आएगी भैया, प्राइमरी की, उसके बाद सेकेंडरी की, और उसके बाद टर्शियरी की। तो कार्बन आयन में स्टेबिलिटी ऑर्डर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी होता है भैया। ठीक है, फ्री रेडिकल्स अगर देखना चाहें हम, फ्री रेडिकल जो होते हैं, फ्री रेडिकल वर्क एज कार्बोकैटायन। क्यों, क्योंकि देखो अगर आप जो आपके कार्बोकैटायन होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इनका ऑक्टेट पूरा नहीं होता। सेम आपके जो फ्री रेडिकल होंगे
उनके पास भी देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, अगर एक पेयर इलेक्ट्रॉन का नहीं तो 6 इलेक्ट्रॉन, और इन भाई साहब के पास 7 इलेक्ट्रॉन। तो जो फ्री रेडिकल भाई साहब होते हैं ये भी सेम किसकी तरह, ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये भी किसकी तरह बिहेवियर दिखाते हैं अपना स्टेबिलिटी ऑर्डर, सेम कार्बोकैटायन की तरह। इट मींस फ्री रेडिकल का भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो गया, टर्शियरी, सेकेंडरी और प्राइमरी। ठीक है, तो पहली चीज समझ में आ गई, इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहाँ हो रहा है कि कार्बोकैटायन, कार्बोनाइन, फ्री रेडिकल वगैरह की स्टेबिलिटी बताने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, अब फटाफट से इसके दूसरी एप्लीकेशन की ओर बढ़ते हैं कि इसका इस्तेमाल और कहाँ होता है। अब इसका दूसरा इस्तेमाल होता है इन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल कंपाउंड कौन से होते हैं हमारे भैया, कार्बोनाइल कंपाउंड हमारे होते हैं ये कीटोन और एल्डिहाइड वाले। ठीक है, तो इनकी स्टेबिलिटी वगैरह बताने के लिए, अगर इनकी स्टेबिलिटी के अंदर मैं बात करूं तो यहां पर बात होती है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन की। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही दिखाते हैं हमारे एल्डिहाइड वगैरह, कीटोन वगैरह। इसमें कैसे, आप देखिए हमारे पास ये ग्रुप था, मान लेते हैं ये भाई साहब थे हमारे पास, नाम क्या है, इथेनॉल। इनके ऊपर अटैक करेगा हमारा रिएजेंट HCl। अभी इंडक्टिव इफेक्ट लगा नहीं है, अभी देखना है आपको होगी कि जी आपने यहाँ रिएजेंट ले लिया, इंडक्टिव इफेक्ट खत्म। मैं ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का। इस मैकेनिज्म में इंडक्टिव इफेक्ट का यूज कहाँ है वो मैं अभी बताऊंगा। ठीक है, H पे हमें पता है पॉजिटिव, CN पे नेगेटिव। ऐसे देखा जाए तो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे सबसे पहले CN को लगाएंगे, पेलेंगे यहाँ। ठीक है, O नेगेटिव पे हमारा, सॉरी यहाँ पे O तो नेगेटिव है हमारा, यहाँ पे आ गया हमारे पास CN। अब इसके बाद जो है H प्लस जो बचा हुआ है वो फटाक से इस पर अटैक करेगा और ये कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, OH और ये CN, इसे हम कहते हैं साइनोहाइड्रीन। क्या कहते हैं इसे, साइनोहाइड्रीन कहते हैं। अब इसके अंदर आई इफेक्ट वाला जुगाड़ कहाँ आ रहा है, अब मैं आपको बताता हूं। आई इफेक्ट का जुगाड़ यहां पर इस तरीके से आ रहा है कि ये जो कार्बन है जिसके ऊपर ये रिएजेंट अटैक कर रहा है, जिसके ऊपर ये रिएजेंट अटैक कर रहा है, हम कैसे बता सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो रिएजेंट था ये इस पे अटैक करे, ये इस पे अटैक करे और ये इस पे अटैक करे, तो इनमें से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, कौन सबसे ज्यादा मतलब रिएक्टिव होगा, कौन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। आप कैसे बताओगे HCl इनमें से किसके साथ सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आई इफेक्ट का आप दिमाग लगाओगे। आई इफेक्ट का दिमाग क्या कहता है, आई इफेक्ट का दिमाग ये कहता है कि जितना ज्यादा जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, जो sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है उसके ऊपर जितना ज्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्या होगा उसके ऊपर, जितना ज्यादा मोर पॉजिटिव चार्ज होगा उतना फास्ट रिएक्शन वो दिखाएगा। अब यहां बताओ सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन के ऊपर होगा, अब वही आपको सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शन दिखाएगा। किसके पास होगा, यहां पे तो भैया देखो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा। यहां पे ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, ये भी इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, फिर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहा होगा। तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज, देखो कार्बन से ऑक्सीजन खींच रहा है तो पॉजिटिव चार्ज तो होगा, लेकिन ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो इसके पास एज कंपेयर टू दिस, क्योंकि इसके पास सिर्फ एक ही मिथाइल ग्रुप है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज सबसे कम है, सबसे ज्यादा है, क्योंकि इनके पास ये इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज कम होगा। ये दो मिथाइल ग्रुप इधर एक साथ दे रहे हैं तो इसके पास ही पॉजिटिव चार्ज कम होगा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज किसके पास है, हमारे इथेनॉल के पास है। तो इन तीनों में से सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिखाएगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ये दिखाएगा। तो जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे उतना ही जल्दी फास्ट रिएक्शन दिखाएगा, उतना ही स्टेबल कंपाउंड वो बनाएगा। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड की बताने के लिए भी हमारे इंडक्टिव इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। समझ में आ रही है ये चीज कि यहाँ पर अब बॉन्ड देखो इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है ना, ये अगर ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये कौन सा इफेक्ट है, प्लस आई। ऑक्सीजन इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है तो कौन सा इफेक्ट है, माइनस आई। इस इंडक्टिव इफेक्ट के बिहाफ पर ही तो हम डिसाइड कर पा रहे हैं कि कौन फास्ट रिएक्शन करेगा और कौन
स्लो रिएक्शन करेगा। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान से लिख लो, ये चीज, इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो फास्ट दिखाएगा जिसके ऊपर मोर पॉजिटिव चार्ज ऑन sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन पे होगा, उतना ही फास्ट। और ये इंपॉर्टेंट चीज है, आपको जो क्वेश्चंस होंगे जेई नीट में वो करने में बहुत आसानी हो जाएगी इस चीज से, आपको रिएक्शन मैकेनिज्म्स के अंदर। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई आपको, इसका इस्तेमाल यहाँ हो रहा है। अब तीसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, एसिडिटी। अब वो बताएगा कि एसिडिक और बेसिक नेचर, एसिडिटी एंड बेसिसिटी, एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ कंपाउंड्स की कौन ज्यादा एसिडिक हो कौन ज्यादा बेसिक हो इस वे पे। अब अगली हमारी एप्लीकेशन है एसिडिटी एंड बेसिसिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के एसिडिक एंड बेसिक नेचर बताने के लिए भी हमारे आई इफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें एक चीज खास बात आप ये समझ लीजिए कि जो माइनस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा एसिडिक नेचर के, और जो प्लस आई इफेक्ट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बेसिक नेचर के। क्यों है ये? अब यहाँ पर हम ये चीज देखते हैं कि माइनस आई एसिडिक और बेसिक है, तो अगर मैं बात करूं एसिड कौन अच्छा होता है, भैया एसिड वो अच्छा होता है जो इजीली H+ दे दे, या फिर हम कहें जिसका कॉन्जुगेट बेस अच्छा होता है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। जितना अच्छा कॉन्जुगेट बेस देगा उतना अच्छा वो एसिड होगा हमारा, ठीक है ना। कॉन्जुगेट बेस के लिए अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं दो चीजों की कंपैरिजन करते हैं, मैं बात करता हूं आपसे CH4 और HF के बीच में, ठीक है। CH4 HF के बीच में अगर मैं बात करूं तो बताइए कौन ज्यादा अच्छा एसिड है और क्यों है। अगर CH4 में से H में निकालूं, ठीक है, H+ निकाल दे तो क्या बना CH3-। अब मुझे बताइए, और यहां पे मैं HF निकालूं, H+ निकला और F-। CH3- और F- में कौन ज्यादा स्टेबल है? यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा, कार्बन क्या है, अगर मैं देखूं ये ऐसा कुछ होगा, ठीक है, नेगेटिव, और यहाँ पे ये F के ऊपर तो है नेगेटिव, ठीक है। कार्बन और फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? कार्बन एंड फ्लोरीन में कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? फ्लोरीन ऑब्वियसली बात है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है ना। तो एक चीज ध्यान रखना, जितना ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो और उस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज हो, तो वो उतना स्टेबल, या फिर हम कहें उतना बेटर क्या बनाता होता है, वो कॉन्जुगेट बेस होता है हमारा, ठीक है। अब कार्बन और फ्लोरीन के कंपैरिजन में देखूं, कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबिलिटी होती है, और क्या कहें हम, हमारा कॉन्जुगेट बेस भी बेटर नहीं होता, अच्छा हो, ठीक है। तो यहाँ पे कहानी समझ में आई, यहाँ पे कहानी क्या समझ में आई कि जितना अच्छा हमारा कॉन्जुगेट बेस निकलेगा उतना ज्यादा हमारा एसिडिक नेचर होगा। और कॉन्जुगेट बेस किस चीज पे डिपेंड कर रहा होगा यहाँ पर, कि अगर जो हमारा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है उस पर अगर नेगेटिव चार्ज है तो वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा, उतना ज्यादा अच्छा कॉन्जुगेट बेस बनाएगा, और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है अगर उस पर नेगेटिव चार्ज है तो वो उतना अच्छा कॉन्जुगेट बेस नहीं बनाएगा, उतना अच्छा एसिड नहीं होगा। ये चीज दिमाग में सेट करके रखनी है, ठीक है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ। और अब यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन दूं कि भैया मेरे पास इथेन है, मेरे पास एथीन है और मेरे पास इथाइन है, इनमें से कौन सबसे ज्यादा एसिडिक है बता दो। लगाओ भैया -I +I, एसिडिक नेचर पूछ रहा हूं तो लगाओ, कैसे लगाओगे? एसिडिक नेचर है तो भैया इसमें से निकाल लो H+, या फिर सिंपल ध्यान रखना, इसमें कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यहाँ क्या है डबल बॉन्ड वाला sp2 और ट्रिपल बॉन्ड वाला sp। सबसे ज्यादा परसेंटेज ऑफ S करेक्टर जहां ज्यादा हो वो एसिडिक ज्यादा होता है, तो सीधी सीधी सी बात है। सबसे ज्यादा S करेक्टर कहाँ है, 50% यहाँ, या 33% है, और यहाँ भाई साहब के पास 25% है। तो सबसे ज्यादा S करेक्टर होगा, S परसेंटेज होगा, उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो सीधा सीधा आप कह दो कि भैया एल्काइंस मोर एसिडिक देन एल्कीन और एल्केन्स, ठीक है। चलो और क्वेश्चन कर लेते हैं। अब मैं आपको देता हूं ऐसे, और
CH3 लगाओ। अब ये A है, ये B है, ये C है, इनमें से अब इनको लगाओ एसिडिक नेचर में सबसे ज्यादा। एसिडिक नेचर मतलब ये सब में माइनस आई लग रहा है क्योंकि सबके पास हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और इनमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद कौन है? क्लोरीन। और सबसे कम ब्रोमीन। तो मोस्ट एसिडिक हो गया C, उससे कम हो गया A, और उससे कम हो गया B। सीधा सीधा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात पे आ गए हम, जिसपे जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जितना ज्यादा माइनस आई कैरेक्टर खींचेगा उतना ज्यादा एसिडिक होगा। ये क्लियर? और क्वेश्चन करें फटाफट से, थोड़ा थोड़ा टफ करते चलते हैं धीरे धीरे। अब बताओ सब में सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट किसमें लग रहा होगा? सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट अगर देखा जाए तो ये क्या है? कार्बन। यहाँ पे इस वाले कार्बन देखो, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन खींचता है, सिंपल सी बात है, ऐसा होता है। ऑक्सीजन भाई साहब इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है। ठीक है, तो कार्बन के इलेक्ट्रॉन तो खींच रहे होंगे, कौन खींच रहा होगा? ये। यहाँ पे भी सेम कहानी, ये भाई साहब खींच रहे होंगे, तो यहाँ पे भी सेम कहानी है। पर अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो गई, यहाँ पे क्या है कि सब के सब मिलकर के इलेक्ट्रॉन इसको दे रहे हैं, तो यहाँ पे माइनस आई ज्यादा हुआ है प्लस आई। इस कारण पे अगर देखा जाए तो प्लस आई ज्यादा इफेक्ट आ रहा है। अगर मैं इस पे देखूं इसके कंपैरिजन मतलब इसके कंपैरिजन पे, तो इस पे प्लस आई की जगह माइनस आई थोड़ा ज्यादा है। और यहाँ पे तो भैया क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है इस कार्बन से, और हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दबा के दोनों इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। तो इस पे तो मोर माइनस आई इफेक्ट हो जाएगा, और भी ज्यादा माइनस आई हो जाएगा। तो सबसे ज्यादा माइनस आई जहां वो ज्यादा एसिडिक, उससे कम जहां वो कम एसिडिक, और जहां सबसे कम वहां सबसे कम एसिडिक। ठीक है, ये चीज समझ में आ रही है कार्बोक्सिलिक एसिड की। और एग्जांपल ले लेते हैं, ये हमारे पास कुछ एग्जांपल और FCH2CH2COH। अब इनमें बताओ सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? देखो सबके पास फ्लोरीन है, सबके पास 4 ही कार्बन है, और सबके पास ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये वाले कार्बन पे देखूं तो मैं फ्लोरीन खींचेगा, ये खींचेगा, तो बहुत ही ज्यादा इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, मतलब इसके इलेक्ट्रॉन दबा के खींच रहे होंगे। अब फ्लोरीन इस वाले में कार्बन से इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप से दूर चला गया, तो थोड़ा यहाँ पर चार्ज जो होगा, जो इधर आ रहा था पहले इस वाले कार्बन के पास दबा के खींच रहे थे, अब वो बट गया, थोड़ा इस पे बट गया, थोड़ा इस पे बट गया। अब ऐसे ही ये वाला यहाँ खींच रहा होगा, वो वहां खींच रहा होगा, और बट गया। तो जितना ज्यादा इन ग्रुप्स के अंदर जो हमारे ग्रुप लगे हुए हैं साइड में कार्बन चेन पे, जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्या कहते हैं हम इन्हें? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहे हैं कार्बन चेन से, खींच रहे हैं, जितने ज्यादा इनमें गैप आता जाएगा डिस्टेंस के साथ साथ, जैसा आता जाएगा वैसे वैसे इनका जो मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ जाएगी। तो इससे क्या होगा? माइनस आई इफेक्ट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे कम, क्योंकि यहाँ डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, इसमें कम है तो इस पे ज्यादा, और इसमें सबसे कम डिस्टेंस है तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो डिस्टेंस के बिहाफ पे भी बढ़ जाती है, ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ध्यान रखना अपने दिमाग में। ठीक है, माइनस आई वाले हमारे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, और प्लस आई वाले हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, ये ध्यान रखने हैं। और ये कौन से होते हैं मैं अभी आपको बस फटाफट से लिखवा दूंगा। अब एक चीज और ध्यान रखना, अगर आपसे पूछा जाए भैया एसिडिक में ये देखूं, और एसिडिक में मैं ये देखूं, और एसिडिक में मैं ये देखूं, मेरे पास बेंजोइक एसिड भी है, इथेनोइक एसिड भी है, इथेनोइक एसिड भी है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे एसिडिक वो होगा जिसके पास कार्बन चेन सबसे छोटी होगी, तो मोस्ट एसिडिक यही है। उसके बाद आपका दिमाग यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाना चाहिए, उसके बाद आपके पास जाना चाहिए यहाँ दिमाग। बेंजोइक एसिड जो है वो नॉर्मल का जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं नॉर्मल, सिर्फ इसको छोड़ दें,
तो उनसे ज्यादा ये एसिडिक होते हैं। इट मींस ए बी सी में देखूं तो ए सबसे ज्यादा, फिर सी उससे कम और बी सबसे कम में आएगा। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये जो पार्ट है इसके साथ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है ना। मिथाइल क्या है, प्लस आई ग्रुप दिखाता है, और जो फिनाइल होता है वो मिथाइल के कंपैरिजन में कम प्लस आई कैरेक्टर दिखाता है। इस वजह से माइनस आई इफेक्ट ये ज्यादा दिखाता है इस मिथाइल कंपैरिजन में, इसलिए ये ज्यादा एसिडिक होते हैं। ठीक है, तो बेंजोइक एसिड्स, इथेनॉइक और इथेनॉइक प्रोपेनॉइक, जितने भी आपके एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड होंगे उनसे ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, प्लस आई माइनस आई का फंडा क्या था। मैं फटाफट से आपको माइनस आई और प्लस आई वाले बता देता हूं कि माइनस आई का ऑर्डर क्या है, जो साथ में फंक्शन ग्रुप लगते हैं, और प्लस आई वालों का ऑर्डर क्या होता है। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारे माइनस आई ग्रुप की पावर और प्लस आई ग्रुप के जो ये हमारे हो गए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप वाले एलिमेंट, और ये हो गए हमारे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। सो ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये दिखाएंगे प्लस आई, और ये इलेक्ट्रॉन लेंगे तो ये होंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे। ठीक है, तो अभी इसमें क्या होता है, जितने भी पॉजिटिव चार्ज वाले होंगे वो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। क्यों? क्योंकि वहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कमी है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो वो किसी भी जो साथ में लगा होगा कार्बन वार्बन, उससे इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचेंगे। भैया दे दें, भूखे हैं, खाना खींचेंगे। ये है न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाले फिर इनका ऑर्डर है नाइट्राइल का, SO3H ग्रुप, फिर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लोराइड्स, अमाइड्स, हैलोजेंस, OH, OR, NH2 हमारे अमाइंस वगैरह, और मिथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप। ये इनका ऑर्डर है। और यहाँ पर है O नेगेटिव। अब नेगेटिव है तो मतलब इनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेंगे, भैया ले जाओ, हम पे बहुत है, फालतू है, ले जाओ। तो नेगेटिव वाले सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसका न्यूट्रल वालों में। ठीक है, ये इस तरीके से ऑर्डर होता है। ठीक है, एक चीज ध्यान रखना, अगर कंपाउंड क्वेश्चन ऐसा आता है, जनरली बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, यहाँ पे O नेगेटिव है और यहाँ OH है, तो भैया यहाँ पर O नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश करेगा, तो ये प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा। और यहाँ पे ये न्यूट्रल है तो ये इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करेगा, तो ये माइनस आई इफेक्ट दिखाएगा। ऐसे ही अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है, मान लो साइक्लिक है, बेंजीन है, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई दिखाएगा। और वहीं अगर ये O माइनस ग्रुप हुआ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन देगा और रेजोनेंस भी दिखाएगा, तो ये प्लस आई ग्रुप दिखाएगा, ये प्लस आई की प्रॉपर्टी दिखाएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। ये चीज दिमाग में रखनी है। ठीक है, इसके बिहाफ पे ही आप प्लस आई माइनस आई के रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे। ठीक है चलो, तो अभी हमारा क्या ग्रुप क्लियर हो गया, हमारा आई इफेक्ट जो है ये हमारे दिमाग में आज अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर इसको लेकर फिर भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं है उससे। अच्छा, आपको एक और क्वेश्चन आपको मैं करा देता हूँ, एक टाइप और आपको बता देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि अगर आपके पास दो रिंग है, रिंग वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि दो, अगर आपके पास दो रिंग है, ऐसे एक ज्यादा कार्बन की है और एक कम कार्बन की है, मतलब एक ये देखो 4 कार्बन की रिंग है मेरे पास और एक ये मेरे पास 3 कार्बन की रिंग है, ये रिंग आपस में फ्यूज है। आपसे पूछे भैया कौन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा दिखाएगा, तो आप कहाँ जाओगे, या फिर कौन माइनस आई दिखाएगा कौन प्लस आई दिखाएगा, तो आप क्या बताओगे। तो रिंग वाले क्वेश्चन के अंदर एक छोटी सी ध्यान रखना कि जितने लेस कार्बन की रिंग होगी, देखो 3 से कम की तो होगी नहीं, ठीक है, उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है उसके पास। क्या होता है, उतना ज्यादा माइनस आई इफेक्ट होता है उसके पास। ठीक है, तो ज्यादा 4 कार्बन रिंग वाली है, ये प्लस आई दिखाएगी और ये हमारा माइनस आई। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इसका पार्ट। क्यों होगा? क्योंकि देखो इसके अंदर अगर ये एंगल देखूं मैं, ये मान लो ये 90 का है, इसके अंदर के एंगल 60 डिग्री है, तो इसके बाहर का एंगल ज्यादा होगा एज कंपेयर टू इसके। अगर इसका बॉन्ड एंगल जो है यहाँ पर अगर इसके पास ज्यादा है, तो बॉन्ड एंगल की वजह से इसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा। जिसका परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर ज्यादा होगा वो उतना एसिडिक होगा या इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उतना ज्यादा एसिडिक, और एसिडिक वाले माइनस आई इफेक्ट दिखाते हैं। ये चीज जो ये वाले जो कंसेप्ट है, ये सारे आपके केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास वाले कंसेप्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखने का है कि
अगर आपके पास एक 5 रिंग वाली एक 4 रिंग वाली आपस में फ्यूज है, तो आपको अगर क्वेश्चन आता है तो आप किस भी पे दे सकते हो कि जो छोटी रिंग होगी कम कार्बन वाली वो आपकी माइनस आई दिखाएगी और ज्यादा वाली प्लस आई इफेक्ट दिखाएगी। ठीक है, तो सारा का सारा खेल सिर्फ आपको इतना सा पता लगा लेना है आई इफेक्ट के लिए कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के टुवर्ड जा रहे हैं, कार्बन से अवे जा रहे हैं, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। वहीं आप माइनस आई प्लस आई क्लासीफाई कर लोगे, वहीं आप इजीली बता सकते हो भैया वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। ठीक है बच्चा लोग, तो आज का हमारा ये जो लेक्चर है ये इंडक्टिव इफेक्ट के ऊपर यहाँ खत्म होता है। फिर भी आप इसके बहुत से जो प्रीवियस ईयर वगैरह क्वेश्चन हैं वो उनकी प्रैक्टिस करते रहिए। कोई क्वेश्चन है, डाउट है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। ठीक है, वीडियो को समझने के लिए एक दो बार रिपीट करके देख लीजिए ताकि आपको कुछ मिस हो गया उसे नोट कर लेना, अच्छे से कर लेना। और बच्चा लोग पसंद आए तो लाइक ठोकें, शेयर करते रहें और सब्सक्राइब करना ही करना है। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्रैक्टिस करते रहो।